फोकस करके बात करना चाहता हूँ। जैसे पीएलवी के बारे में बात हुई, जेल के प्रिजनर्स राइट के बारे में बात हुई है, ये और दूसरे किस प्रकार हम लोगों को मदद कर सकते हैं। तो जिसमें सबसे बड़ी बात आती है कि जब हमारा फोकस है आज का, वो लीगल एड क्लिनिक है, वो भी लॉ कॉलेज के अंदर। अब जब प्रशासन ही नींद में है, तो हम उसको जगाने का काम कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ी हमारी चैलेंज है। लीगल एड क्लिनिक कंपलसरी है, उसके बिना कॉलेज चल नहीं सकती। और आज हकीकत है कि भारत में एक नहीं, कम से कम 400 साढ़े 400 लॉ कॉलेज कानून का उल्लंघन करके चल रही है और नए नए वकील को पैदा करके बाहर कर रही है। तो जो खुद ही उसकी बुनियाद ही गलत हो, तो वो बाहर आके क्या करेगा। आज उसी का परिणाम है कि एक अच्छे वकील जो हमें आज चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, और सभी का फोकस हो गया कि काला कोट पहन लिया, वकील बन गए, तो दूसरे दिन से करोड़पति कैसे बन जाऊं। ये एक नियम बन गया है, जो हमारा लीगल एड क्लिनिक का जो कंसेप्ट है उससे एकदम विपरीत है। कुछ उदाहरण भी हम लोग दे सकते हैं लॉ कॉलेज के अंदर। जैसे एक सर्वे हुआ, मैं 3 सर्वे की बात कर सकता हूँ। एक तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने सर्वे कराया, उसने उत्तराखंड, पंजाब, आपका ये उत्तर प्रदेश और एक और स्टेट है, 4 स्टेट का, पंजाब, उत्तराखंड, और बिहार, 4 स्टेट को लिए और उन्होंने पूरा सर्वे किया। सर्वे करने के बाद उन्होंने भी रिपोर्ट दिया कि इसके अंदर बहुत कुछ सुधार करने की जरूरत है, मगर उस रिपोर्ट में उन्होंने कहीं नहीं कहा कि बार काउंसिल का नियम का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, भारत सरकार की बात हम कर रहे हैं। यूएनडीपी के बारे में तो मैंने पहले ही बताया है कि यूनाइटेड नेशन के जो एक ज्वाइंट प्रोग्राम था भारत सरकार के साथ, उसके अंदर पूरे भारत का कई कॉलेजों का सर्वे किया, और जब सर्वे करने के बाद वो रिपोर्ट दे रहे हैं कि 6 कॉलेज छोड़ के कहीं लीगल एड क्लिनिक चल नहीं रही है, तो ये भी कानून का भंग है। कानून जहां सिखाया जाता है वहीं कानून का भंग हो तो हमारी बुनियाद क्या होगी, ये एक प्रश्न खड़ा होता है। तीसरी बात कर रहा हूं कि हम लोग ये सब चीज सुनने के बाद और देखने के बाद बार काउंसिल के साथ सीधे भिड़ने का प्रोग्राम बनाए। दिल्ली हम लोग गए, जब मीटिंग के अंदर करीब करीब हम लोग 15-17 लोग थे, और वहां बार काउंसिल के अंदर 2-2 चिट्ठी लिखी, जवाब नहीं मिला था। तो पहला तो यही हुआ कि भाई आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। हमने आरटीआई फाइल किया है, आपने कितनी कॉलेज का इंस्पेक्शन किया, उसका जवाब भी आप नहीं दे रहे हैं। थोड़ी गर्मा गर्मी भी हो गई, तो हमारे कुछ जो यंग साथी थे, उसमें महिलाएं भी थी, वो भी एकदम चढ़ाई कर बैठी कि आप ये कुर्सी तोड़ने के लिए सरकार का पैसा ले रहे हो, ये हमारा पैसा है। काफी झंझट हुई, रिजल्ट वाज बिग जीरो। आज तक भी कोई भी जानकारी ये लोग नहीं दे रहे हैं। किसी ने, मैं चैट बॉक्स में देख रहा था, सवाल पूछा कि हम इसमें आरटीआई को क्या कर सकते हैं। आरटीआई के अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को हम घेर सकते हैं, जो उसके कुछ मुद्दे हम लोग दे सकते हैं कि भाई आप, जैसे अश्विन भाई कारिया ने बताया, उनकी 30 साल या 40 साल की कॉलेज की प्रोफेसर और फिर बाद में प्रिंसिपल की सर्विस के दौरान सिर्फ एक बार इंस्पेक्शन हुआ, बाकी कभी इंस्पेक्शन नहीं हुआ, जबकि मैंडेटरी है कि हर साल एक इंस्पेक्शन होना ही चाहिए। तो मतलब खुली छूट दे दी गई है आपको, फीस वसूल करिए, एंट्री हाजिरी लगाइए, और कॉलेज आया कि नहीं आया उसको डिग्री दे दीजिए। आज 40% वकील नकली है। ये एक केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट में कहां पे उसके बारे में बात हुई थी कि मोर देन 40% एडवोकेट्स जो है वो फर्जी डिग्रीधारी है। अब वो कॉलेज गए नहीं गए, क्या हुआ नहीं हुआ नहीं जानते हैं, मगर वो डिग्री लेके काला कोट पहन लिए और दूसरे दिन से दुकानदारी चालू। जो सही में जो वकील हैं, जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, ये उनकी क्रेडिट पे भी बट्टा लगता है। हम वापस आ जाते हैं हमारे लीगल एड क्लिनिक के ऊपर, कि जो इंद्रायण साहब ने बताया और बहुत सारी बातें थी, ये लोकल लीगल एड क्लिनिक के अंदर हम इसको कैसे ले सकते हैं। तो ऑलरेडी गाइडलाइंस भी है, भारत सरकार की भी है और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की भी है, पैसे भी मिलते हैं जो आपको लीगल एड क्लिनिक चलाने के लिए, मगर उसका किस तरह से बंदर बांट होता है, उसके भी एक यदि उदाहरण छोटा सा दूं जो सबको मालूम है। एक जो, मैं जगह का नाम नहीं दे रहा हूं, नहीं तो फिर एक विवाद खड़ा हो जाएगा, मगर जो पैसे मिलते हैं लीगल एड क्लिनिक के नाम से और लोगों में जन जागृति फैलाने के नाम से, उसकी जगह पे एक बड़ा मेला बना दिया। उस मेले के अंदर एक भी लीगल एड का स्टॉल नहीं, एक भी जस्टिस का स्टॉल नहीं, और सभी, कोई खिलौना बेचने वाला है, कोई खाना बेचने वाला है, कोई क्या कर रहा है। जस्टिस ने पूछा, इसमें एक भी आपका
जुडिशरी रिलेटेड कोई स्टॉल क्यों नहीं है? किसी ने जवाब नहीं दिया। और फिर बात जो सामने आई कि इनके ट्रैवलिंग के खर्चे, टीए डीए बीए जो भी बोलिए आप, उसमें पूरा 40% खर्चा हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट मोर देन 40%। तो आधे पैसे यदि आप खा जाते हो अपने सिस्टम को चलाने में, तो बाकी आप कॉलेज के अंदर लीगल एड क्लिनिक चलाने के लिए पैसे कहाँ से दोगे? कि पैसे तो आप खुद अपने में खर्च कर देते हो। तो ये सब मुद्दे हैं कि जिसके अंदर हम आरटीआई लगा सकते हैं कि भाई आपने लीगल एड क्लिनिक के लिए पर कॉलेज कितने पैसे आप आवंटन करते हैं, और यदि वो आवंटन करते हैं तो उसका स्टेटस रिपोर्ट क्या है, वेयर इज दैट कंजप्शन रिपोर्ट, कि ये पैसे कितने दिए और कहाँ कितना खर्चा हुआ और उससे कितने को लाभान्वित हुआ। तो ये सब बातें बहुत सारी है, और जिसको हम चर्चा करने बैठेंगे तो इसका अंत नहीं होगा। इतना कह सकते हैं कि कानून के राज के अंदर यदि रूल ऑफ लॉ मेंटेन करना है, तो रूल ऑफ लॉ फिर एक सिर्फ न्यायाधीश से या वकील से नहीं आता है, देश की जनता से भी आता है। और जनता यदि त्रस्त है तो रूल ऑफ लॉ का हालत क्या होगा? आज हम भारत 69th रैंक है 120 देशों की लिस्ट में, जो एक खराब कहा जा सकता है। 50 में तो हम लोग कभी जिंदगी में नहीं आए, 1947 से लेकर आज तक। ये बता रही है कि हमारी न्याय व्यवस्था और बाकी जो पुलिसिंग की व्यवस्था है वो कितनी लचर है। और ये सब जगह में हमें वकील का एक खास बहुत बड़ा योगदान होता है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो क्वालिटी वकील है वो हाई फाई फीस मांगते हैं, और कुछ है एक्सेप्शन जो हम लोग से भी जुड़े हुए हैं कि जो बिना पैसे लिए काम करते हैं। मगर ज्यादातर लोग, कोई भी क्लाइंट गए, आप जाओ कभी वकील के यहाँ, पहले तो यही देखेगा कि इससे कितना निचोड़ लूं। तो अंडर सच सर्कमस्टेंसेस आरटीआई को हम कैसे उपयोग करें और आगे ये सब विषय पे कैसे किया जाए, उसके अंदर हम लोग को मिलके एक खुल के चर्चा करने की जरूरत है। धन्यवाद। यदि किसी को हर्ट हुआ हो तो मैं माफी चाहता हूँ। ओवर टू यू शिवानंद भाई। जी प्रवीण सर, बहुत ही खुले तौर पे आपने अपनी बात रखी है। और लोकतंत्र में ठीक है, कुछ फैक्चुअल बातें भी आपने कही, जिस प्रकार से कि सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे इशू आ चुके हैं जिसमें इन बातों पर क्वेश्चन उठ रहे हैं कि मतलब लीगल एजुकेशन थोड़ा सा सही तरीके से मॉनिटर किया जाए, और जो हमारे वकील साहब लोग पढ़ के आ रहे हैं वो थोड़ा सा और कॉम्पिटेंट होंगे तो हमारे समाज के लिए वो और बेहतर काम करेंगे। और इसमें कोई वो नहीं है। और बहुत अच्छा आपने अपनी बात रखी है, धन्यवाद आपका। और हमारे इस कार्यक्रम में अब क्वेश्चन आंसर की तरफ अपन बढ़ेंगे। तो हम पहले यहाँ पे जो हमारे साथी हैं उनसे हम आग्रह करेंगे कि आप लोग अपना हैंड रेज कर और चैट बॉक्स में भी प्रश्न रखकर भी अपनी बातें यहाँ पे पूछ सकते हैं। और कार्यक्रम में वेंकट रमन जी भी जुड़े हुए हैं, फोरम फॉर फास्ट जस्टिस के भगवान जी रयानी जी भी हैं, आप इसके चेयरपर्सन ही हैं। तो मैं श्याम प्रसाद मुरारी जी अपना हैंड रेज कर रहे हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। तो ठीक है, श्याम प्रसाद मुरारी जी आप ही अपनी बात पहले रखें सर, बताएं, अनम्यूट कर लें अपने आप को। मैं आभार प्रकट करता हूं कि मुझे आप लोगों के मंच पे कुछ बोला मौका मिला है। अभी आप लोगों को मालूम हुआ कि एक आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल जी की हत्या कर दी गई। उसी मुद्दे पर बात हुई थी। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक यहाँ के प्रशासन वो हत्यारे को अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। और परसों और कल की बात है कि जब उसके मिसेज रोड पे बैठ गई प्रशासन के खिलाफ कि मुझे न्याय दिलाने का न्याय दिलवावे, तो उसके लिए जो है उनकी मिसेज के साथ भी सही ढंग से यहाँ की प्रशासन जो है कोई भी तत्परता नहीं दिखाया। तो इसके लिए हम लोग क्या करें सर? जी आपने बहुत ही सही प्रश्न उठाया है, और इस विषय में मैं माननीय श्रीमती रश्मि ओझा जी को ही यहाँ पे इनवाइट करूंगा कि वो इस विषय पर वो अपने कुछ जो उद्गार हैं वो रखें, क्योंकि ये जी नमस्कार।
आपका प्रश्न ठीक से पहुंचा नहीं है क्योंकि बीच में बहुत डिस्टरबेंस हो रही थी, तो आप फिर से अगर रिपीट कर सकते हो तो मैं शायद ठीक से उसका उत्तर दे सकूं। जी जी मैडम, मेरा प्रश्न ये है कि बिहार जी राज्य के अंतर्गत अभी हाल फिलहाल एक विपिन अग्रवाल आरटीआई कार्यकर्ता जो कि निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहा था, उनकी हत्या कर दी गई जी और यहाँ की बिहार सरकार और प्रशासन जी कोई भी कुछ कार्रवाई करने के लिए तत्परता ही नहीं दिखा रहे हैं। जी जबकि 2 हत्यारे को पकड़ा गया और उसमें खुलासा कर दिया गया कि बीजेपी के नेता का हाथ में इन्वॉल्वमेंट है, नाम तक आ गया, लेकिन व्यवसायी लोग हैं और इसको हत्यारे को 20 लाख रुपए सुपारी दिया गया था, उसके बाद ही वो सब मारा था उसको। और ये विवाद जो पैदा हुई थी, आरटीआई जो लगाए थे, वो सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की आवाज थी। जी अच्छा पहले तो भी उन्होंने हाँ बोले। जी हेलो हेलो अच्छा, जहां तक मेरी हेलो। हाँ जी, जहां तक मेरी समझ में यह बात आई, यह एक जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में क्या चल रहा है उसके बारे में बिहार में आपने संक्षेप में बताया कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या की गई और किसी पॉलिटिशियन का इन्वॉल्वमेंट है और कुछ पैसे दिए गए थे, और हम क्या कर सकते हैं कि उसकी अभी तक पुलिस ठीक से खोज नहीं कर रही है जो हत्यारे हैं, या तो ये एक जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म में क्या खोट है उसके ऊपर आपने टिप्पणी की है। तो मेरा कहना ये है कि अभी जैसे कि आपको शैलेश भाई ने बताया कि हर एक चीज के लिए जब हमें अपने एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया के हक मांगने हैं, तो सबसे पहले हमें न्याय क्या है, कानून क्या है उसकी ठीक से जानकारी होनी चाहिए, किस हद तक हम ये कानून का यूज कर सकते हैं उसकी ठीक से जानकारी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि आपने जो उदाहरण दिया उसमें हम मास पब्लिक एजिटेशन, जैसे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस शैलेश भाई ने बताया कि हर जगह पर है जो इसमें बहुत ही आगे हट के काम कर रहे हैं, तो उसका साथ लेके अगर, क्योंकि पुलिस स्टेशन, पुलिस जो है लॉ एनफोर्समेंट पर्सोनल, वो पब्लिक सर्वेंट्स है, और अगर वो ठीक से जानकारी नहीं देते हैं तो आप स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में उनके खिलाफ अर्ज कर सकते हो, आप न्यूज़पेपर में भी रिपोर्ट दे सकते हो। लेकिन जो जो एविडेंस आपने बताए कि पॉलिटिशियन का इन्वॉल्वमेंट या बीजेपी का हो या फिर इतनी रूस ब्राइब दी गई हो, जो भी है, अगर से वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट होगा तो हमें वो उसकी जांच करनी होगी कि वो किस हद तक सत्य है और फिर उसके आगे बढ़ना है। तो एक संगठन के तौर पे अगर हम इस पे करें, किसी ऑर्गेनाइजेशन को साथ लेकर हम आगे बढ़े, तो इसका शायद प्रभाव ज्यादा हो सकता है, ऐसी मेरी सोच है। बीच में मैं आपका बात कटना शायद चाहूंगा नेटवर्क मैडम। की इश्यू है, आपकी बात मुझ तक भी ठीक से पहुंच नहीं रही थी, लेकिन जो जो बात मेरी समझ में आई मैंने उसका तो वही मैं बता रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स की जहां तक बात आ रही है, वो बिहार राज्य का, तो पिछले वर्ष भी ये घटना हुई थी जो कि किसी अन्य के साथ में, वो भी दुर्गा पूजा विसर्जन के लिए हुआ था। उसके लिए मैंने खुद सेंट्रल नेशनल को ह्यूमन राइट्स, स्टेट, गृह मंत्रालय, सब जगह ओपनली लिख करके दिए थे कि ये एसपी के इन्वॉल्वता से गोली चलाई गई थी और उसकी हत्या हुई थी। पिछले वर्ष की बात है। उसके ऊपर आज तक ह्यूमन राइट्स की तरफ से कोई भी सूचना हमारे पास में नहीं आया, और वो एसपी इतनी दबंगी, उनके पिताजी खुद पार्टी में है, आज नेशनल में है, केंद्रीय मंत्री भी हैं, आज वो केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और दूसरे दिन अपनी सुपुत्री को एसपी पद पे जो है पदभार दिलवा दिए गए।
ये ह्यूमन राइट्स की बात बता रहा हूँ, जो कि आज भी एविडेंस मेरे पास में लिखा हुआ पड़ा है कि मैंने लेटर इतने तारीख को भेजे, सभी जगह भेजे, लेकिन कुछ भी कार्रवाई उसके ऊपर नहीं किया गया। जी, तो हालांकि सबसे तो ऐसी ये तो हमारे सिचुएशन, बिहार राज्य की स्थिति है। भाई साहब ऐसी और सिचुएशन इस में जी और इस श्याम मुरारी जी मोमेंट अपने पे मैं आप भी अपनी टारगेट हाँ जी श्याम मुरारी जी अपनी ये बात आप थोड़ा सा रोक लें, क्योंकि मैडम आपकी बात का जवाब देना चाह रही है। जी मैडम। जी सर। जी सर, अगर ह्यूमन राइट्स कमीशन भी एक्ट नहीं करती है तो आप एक और रिमाइंडर भेज के डायरेक्टली रिट पिटीशन फाइल कर ले कि ऐसे चल रहा है, और ये ऐसे अर्जेंट केसेस में भी इंटरवेंशन हाई पावर्ड कमीशन जैसे कि NHRC है उनका नहीं हो रहा है, और इन द इंटरेस्ट ऑफ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि यह सिर्फ एक किस्सा नहीं है, सारे देश में कई लोगों के ऐसे कई किस्से होते होंगे, तो ये एक महत्व का निर्णय है और इसकी सुनवाई और इसका निर्णय जल्दी से जल्दी किया जाए, ऐसे आप मांग कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस प्रश्न का जवाब उम्मीद है श्याम मुरारी जी मिल गया होगा। ये बहुत पेचीदा इशू है और RTI एक्टिविस्टों पर हमला को लेकर के तो बहुत डिस्कशन हो रहा है हमारे बीच में। शैलेश गांधी सर भी हैं, शायद इस पर कुछ और प्रकाश डालना चाह रहे हैं। मुरारी जी देखिए, इसका कोई डायरेक्ट हल नहीं है, मगर ओवरऑल अगर हम एक दिशा में काम करें, और हम ये कई सालों से कह रहे हैं कि हर राज्य के आयोग के पास आप ये कमिट करवाइए कि जब किसी RTI यूजर की मौत या उस पर अटैक हो तो ये ऑर्डर दिया जाएगा कि सब सूचना जो उसने मांगी है गए 1 साल में और अभी भी जो पेंडिंग है, वो सब सूचनाएं वेबसाइट पे डाली जाएंगी। ये अगर होगा तो मेरे हिसाब से ये डर कम हो जाएगा। परफेक्ट नहीं जवाब है, मगर ये हम करने केंद्रीय सूचना आयोग पे जब मैं था, मैंने ये और केंद्रीय सूचना आयोग के पास रेजोल्यूशन पास करवाया था। महाराष्ट्र कमिश्नर ने भी 1 बार 2 बार ये किया है। अगर पूरे देश भर में ये हो जाए कि अगर किसी को अटैक किया या किसी RTI वाले को मार डाला, इवन अटैक किया, तो ये सब सूचना जग भर में फैल जाएगी, तो मेरे ख्याल से लोग मारने की कोशिश नहीं करेंगे, बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका पूरा भांडा फूट जाएगा। जी धन्यवाद। उसका एक तरीका हो सकता है जो भी सरकार ने एक्सेप्ट किया मगर हो नहीं रहा है, सब RTI की अर्जी और उसकी जो सूचना है वो वेबसाइट पे डाली जाए। अगर ये भी होगा तो भी ये बहुत बच सकता है लोगों को हानि पहुंचाना है। जी तो इस विषय पर श्याम मुरारी जी हम सबको मिलकर के काम करना चाहिए और सरकार पर इस बात को लेकर के दबाव लगाना चाहिए, हमें पत्राचार करना चाहिए। सरकार के लिए तो हम बहुत गुहार लगा रहे हैं और नहीं बहुत अकेले आवाज भी उठा रहे हैं। अकेले तो ठीक है, अकेले तो ठीक है, हम लोग एक करें, मिनट और हर व्यक्ति। मैं बिल्कुल सही है, मैं खुद कहना चाह रहा हूँ कि इस मोमेंट पे मैं भी टारगेट पे हूँ, मेरी भी कभी भी हत्या हो सकती है। हमने इतने उजागर किए हुए हैं, इतने उजागर किए हुए हैं कि मेरे ऊपर भी धमकियां और मैंने सना भी दर्ज करवा चुके हैं। कितने आवेदन दिए, करते क्या है कि 107 धारा लगा करके बस छोड़ दिया जाता है। इसके अलावे FIR तो नाम ही नहीं होता है किसी भी कुछ में। FIR नहीं करके सिर्फ 107 लगा करके परिवादी को बस छोड़ दिया जाता है, दोषी को। ये हालात है यहाँ की। वो तो एक आम बात है श्याम मुरारी जी। और देखिए हम आप जब ये काम कर रहे हैं तो ये तो दिमाग में हम लोगों को रखना चाहिए कि इसमें सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, और सरकार हमें क्या सुरक्षा देगी, आपको क्या सुरक्षा देगी ये सरकार तो चाह रही कि RTI कानून खत्म हो जाए, RTI कानून के लिए काम करने वाले लोग खत्म हो जाएं, तो उनसे सुरक्षा की उम्मीद आप मत करिए, और हम तो बिल्कुल नहीं करते हैं। पर यह है कि देश के प्रति हमारा आपका जो दायित्व है उसे पूरा करते रहें, और इस फील्ड में आने के पहले इन चीज़ों का विचार हाँ ये है कि कम्प्रिहेंसिव वे पे कैसे इसको बेहतर बनाया जाए और कैसे थोड़ा बेहतर प्रोटेक्शन का माहौल बने और एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बने। इस विषय पर हमने चर्चा भी किया, और यहाँ पे हमारे बीच में प्रवीण भाई भी हैं, कुछ बात रखना चाह रहे हैं। प्रवीण भाई जी। मैं इनको सलाह देना चाहूँगा
कि जो इनकी धर्म पत्नी है, जो विधवा जो भी है, उनके हाथ एक वेल डॉक्यूमेंटेड चिट्ठी लिखवाई है भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, और पूरे हालात बता के बताइए कि इसके अंदर हमारी भी सिक्योरिटी के कोई ठिकाना नहीं है, इनको तो ये जो सूचना मांगी थी उसको भी सार्वजनिक किया जाए और हमें सिक्योरिटी दिया जाए, और आगे इस प्रकार की घटना न घटे उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट को ही आदेश दे। ये चिट्ठी लिख के आप जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, वो जो महिला है जो मृत हो गए उनकी वाइफ से आप लोग थोड़ा बैठ के लिखवा के उनको भिजवा दीजिए। धन्यवाद। जी, तो जी। श्याम मुरारी जी ये प्रयास करिए, और आगे जो भी आपको लीगल इसमें हेल्प की जरूरत होगी तो प्रवीण भाई जी और उनकी टीम आपकी मदद करेगी। ठीक। कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते, हमारे बीच में नरोत्तम शर्मा जी हैं जो लखनऊ से हैं। स्वागत है नरोत्तम शर्मा जी, और आप अपनी बात शॉर्ट में रखें। स्वागत है आपका, आपने आपको अनम्यूट कर लें पहले। आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, वो कोई दिक्कत। हाँ आप ठीक है जी। हेलो। हाँ हाँ आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आपकी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सभी आरटीआई एक्टिविस्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने काम कर रहे हैं वो एक प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को इस संबंध में लेटर लिखें, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी लेटर लिखें। इस प्रकार की सुरक्षा का एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश भी पहले पारित हो चुका है, तो ज्यादा बेहतर होगा। हम सब लोग अपनी अपनी तरफ से उनका नाम पता लिखकर ये दें कि इस तरह से हमारे हजारों कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाती है लेकिन कोई जस्टिस नहीं होता है। तो ये सुझाव दूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले अपना एक वो रखूंगा मामला। मैं शैलेश गांधी जी से और भी सभी साथियों से एक चीज जानना चाहता हूं कि जो केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं उनके निर्णय हैं वो प्रॉपर नहीं होते हैं। अभी मेरे एक मामले में मैंने प्रवीण भाई को वो भेजा था, मैंने शैलेश गांधी जी को भी इसकी कॉपी भेजना। उन्होंने ग्रीन गैस अथॉरिटी है जो गेल और आईओसी के जॉइंट वेंचर से बनी है, इस बात को उन्होंने स्वीकारा भी है, लेकिन उन्होंने कहा ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसमें ये सूचना नहीं इससे दी जा सकती। और इसमें उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट के को फॉलो किया है कि ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो मैं ये शैलेश गांधी जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वो थोड़ा सुझाव दें कि जब आईओसी और गेल का जॉइंट वेंचर से जो कंपनी बनाई जाती है वो उसमें कंपनी के उसमें साफ लिखा हुआ है लिमिटेड कंपनी निगम है 1956 के कंपनी एक्ट के तहत, फिर भी हमारे नीरज कुमार जी जो आयुक्त जी हैं उन्होंने इसे प्राइवेट कंपनी मान के ये उनकी दलील को मान लिया है कि यहाँ आरटीआई का प्रोविजन नहीं है। तो मैं शैलेश गांधी जी से इस पे 2 मिनट चाहूंगा कि वो मुझे निर्देशित करें कि मैं इसमें आगे क्या करूं। तो बता रहे हैं